तो बात करते हैं यूपी के मैनपुरी की। मैनपुरी में सेना में भर्ती के नाम पर बहुत बड़ी ठगी सामने आई है। मैनपुरी के किशनी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जो सेना में भर्ती करवाने के नाम पर लोगों को ठग रहा था। तो सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं वो जगह। ये 30 बीघा की जमीन थी, जहां पर सेना में भर्ती होने का सपना लेकर युवा आ रहे थे। उनके घर वाले बहुत अरमानों के साथ उन्हें इस ट्रेनिंग सेंटर में भेज रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ा धोखा है। इस जगह पर अलग अलग बटालियन के झंडे लगे हुए हैं, बड़े बड़े टायर, ऊंचे पोल, निशानेबाजी की जगह, ये सब कुछ नकली है। नकली अफसर, नकली आर्मी कैंप, नकली ट्रेनर। सेना में भर्ती के नाम पर युवाओं से लाखों की ठगी करने वाले का नाम है अरविंद पांडे, जो खुद को सेना का रिटायर्ड कैप्टन बताकर लोगों को ठग रहा था। यूट्यूब चैनल पर वर्दी पहनकर लोगों को गुमराह करता था। 3-4 साल से ये फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। यही शख्स इसको संचालित कर रहा था। एक पीड़ित के मुताबिक 2150 रुपये पंजीकरण शुल्क और 3 लाख रुपए नगद मांगे गए। बाकी पीड़ितों ने बताया कि कुछ पैसे नगद, कुछ ऑनलाइन लिए गए। 3 माह की ट्रेनिंग के बाद सभी को नौकरी दिलवाने के लिए कहा गया। जब पीड़ितों ने अरविंद को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तब इस ठगी का एहसास हुआ और पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। ये भी जानकारी मिली है कि यूपी के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अरविंद पांडे के ऑफिस खुले हुए हैं, जहां से लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पर भर्ती करने के लिए भेजा जाता था। कुछ लोग यूट्यूब पर देखकर सीधे ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाते थे, या कुछ लोग अपने क्षेत्र में खुले इनकी ऑफिसों से संपर्क करते इनके संपर्क में आते थे। पुलिस संचालक भी आपराधिक हिस्ट्री इनकी खोज रही है। सूचना इनसे बातचीत हुई है। 40 से 50 ऐसे लोग हैं, अभ्यर्थी कह सकते हैं या फिर व्यक्ति हैं, जो इसके संपर्क में आए हैं, जिन्होंने इनके सेंटर में ट्रेनिंग ली, वगैरह पैसा जमा किया है। और उनका ये आरोप है कि ये गलत तथ्य बताकर हमें गुमराह करके ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते थे। 2 अभियुक्त हैं, इसके सहअभियुक्त एक और भी है, सुमित्रा, जो इनके साथ ही इनको सहयोग, जितने भी लेटर पैड वगैरह बनाना, जितना भी ऑफिशियल इनका काम करना था, वो सब उनको करती थी। उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये फर्जी ट्रेनिंग सेंटर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा अहाता था, जहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। युवकों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, बिल्कुल मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जब नौकरी का वक्त आता था, उस वक्त फिर ये अरविंद पांडे नाम का शख्स, जो मैनपुरी में नकली ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, वो फ़ोन उठाना बंद कर देता था। 3-4 साल से ये फर्जी सेंटर चल रहा था। यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये युवाओं को गुमराह कर रहा था। 3-3 लाख रुपए एडमिशन के नाम पर ठगे गए हैं। रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, और लाखों के ठगने के बाद में ये शख्स खुद गायब हो जा रहा था। तो इतने सारे लोगों से इसने पैसे ठगे, और अब जाकर खुद को ये सेना का रिटायर्ड कैप्टन बता रहा था, और अब जाकर ये इसका जो फर्जीवाड़ा था वो सबके सामने आया है। ये ट्रेनिंग कैंप आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रमोद, जिन्होंने ये खबर हमें दी है। प्रमोद कुमार, ये इसका कितने लंबे समय से ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था? 3-4 साल की बात कही जा रही है। किस तरह से लोग गुमराह हो रहे थे, और इसका दरअसल जो पर्दाफाश हुआ है वो कैसे हो पाया? जी बिल्कुल बता दूं, ये जो फर्जी जो सेंटर चल रहा था, वो पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से, भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से चल रहा था। तो ये लगातार 2-3 वर्ष से कहें जो मैनपुरी के जो थाना किसनी है, उससे थोड़ी 2 किलोमीटर की दूरी पे ये लगातार चल रहा था फर्जीवाड़ा। जब ये लगातार ये ट्रेनिंग के नाम से और ट्रेनिंग के जॉब लगाने के नाम से जो पैसे लेते थे, और उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद कहते थे कि चाहे प्राइवेट जॉब और सुरक्षा में, चाहे सरकारी जॉब हो, नेवी आर्मी की ड्रेस में, ये अरुण जो पांडे है, जो पकड़ा गया है, इसके साथ ये जो एक लेडी जी पकड़ी गई है, ये टोटल दस्तावेज का काम करती थी। फर्जी दस्तावेज, मेडिकल का काम हो या वो हो। तो ये जो महिला इसके साथ जो पकड़ी गई है, वो उड़ीसा की रहने वाली है।
तो करीब ये 300 लोगों को ये ऐसा धोखाधड़ी से पैसे लेके धोखाधड़ी करने लगे हैं। और जब इन्हें पकड़े गए हैं, उसके बाद इन्होंने जब पब्लिक जो उन्होंने पूछा कि हमारे बेटों की नौकरी क्यों नहीं लग रही है, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रेनिंग सही से नहीं की होगी या ये मेहनत नहीं की है। तो जब इनसे पैसे की डिमांड की गई तो इन्होंने अपना फोन उठाना बंद कर दिया। फोन उठाने के बाद जब ये मामला चिट्ठी थाना में पहुंचा तो पुलिस ने इसकी कड़ी विवेचना की, तो विवेचना में ये फर्जी सेंटर पाया गया। जी जी, कितने लोग यहाँ पर ठगे गए हैं? लाखों रुपए लिए हैं इसने एडमिशन के नाम पर लोगों से। जी बिल्कुल, करीब अगर इसमें क्वांटिटी की बात की जाए तो 300 से भी होंगे जो 300 से ऊपर लोगों को ठगा गया है। और करीब 12 करोड़ की जो ठगाई का मामला जो सामने आ रहा है लगातार पुलिस विवेचना में। हालांकि ये जो नेटवर्क है इनका छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, अभी 2 लोग हिरासत में है, बाकी की पुलिस विवेचना कर रही है कि हो सकता है और लोगों की भी गिरफ्तारी हो। तो इसके साथ में और भी लोग होंगे, उनकी भी अभी जांच पड़ताल चलेगी और खोजबीन होगी जब तक अरविंद पांडे जो है इसे पकड़ा गया है, इसे गिरफ्तार किया गया है, जैसा बता रहे हैं आप प्रमोद। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। ये खबर जो है ये मैनपुरी की है, जहां पर एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। पुलिस फोर्स में, आर्मी में भर्ती के नाम पर चल रहा था, ट्रेनिंग दी जाती थी। 5 की बात में इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री मुश्किल में पड़ सकती है और उसकी वजह है चीन का एक फैसला। चीन ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी कंपोनेंट के निर्यात को लेकर सख्त नियम कर दिए हैं। ये ज़रूरी कंपोनेंट होती है रेयर अर्थ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक वाहनों में ये इस्तेमाल होता है। दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट का 90% उत्पाद चीन करता है। ईवी क्षेत्र में बढ़ावे को लेकर भारत लगातार जो कदम उठा रहा है, अब चीन के इस फैसले से उस पर ब्रेक लग सकता है। नियमों के मुताबिक इलेक्ट्रिक कंपनियों को पहले भारत सरकार से क्लियरेंस लेना होगा और फिर चीनी एम्बेसी से मंजूरी लेनी होगी, जो कि एक पेचीदा प्रोसेस है। कंपनियों का कहना है कि उनका स्टॉक जून में ही ख़त्म हो सकता है। सीएम ने सरकार को चेताया है कि इस पर वो जल्द ही कुछ करें। 4 अप्रैल को चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दी थी। उस बैन का इम्पैक्ट इंडिया में अब अगले 30 दिनों में पता चल सकता है। इस रेयर अर्थ मैग्नेट जो होते हैं एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक कार्स में जाते हैं। अगर इनकी सप्लाई बंद हो जाए तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार के प्रोडक्शन पे आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर जुलाई के महीने में इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर सप्लाई कम हो जाए और कुछ कम हो जाए तो उस इलेक्ट्रिक स्कूटरों के दाम भी बढ़ सकते हैं, ऑलमोस्ट 8% तक, ऐसा एनालिस्ट हमें बता रहे हैं। तो अगर चाइना की तरफ से ये एक्सपोर्ट बैन नहीं खत्म होता है तो आप जो स्कूटर खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप खरीदेंगे टीवीएस से, बजाज से, ईथर से या ओला से, उसके दाम ऑलमोस्ट 10% तक बढ़ सकते हैं जुलाई अगस्त से। और फाइनेंस मिनिस्टर के नाम पर डीप फेक का खतरा कितना बड़ा हो गया है, इसकी एक नई मिसाल सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम से एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा नंदन नीलेकनी का नाम भी इस सूची में है। ये बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से जुड़े डीप फेक वीडियो से हुई, जिसमें दिखाया गया कि पिचाई गूगल इन्वेस्ट नाम के एक प्लेटफॉर्म को एंडोर्स कर रहे हैं। लोगों को 21,000 रुपये के निवेश से 10 लाख रुपए के मुनाफे का झांसा दिया जा रहा है। इसके बाद ऐसा ही डीप फेक टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अंदाज में डाला गया। इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल की गई। अब पता चल रहा है कि निर्मला सीतारमण की तस्वीर के साथ एक डीप फेक वीडियो आया है और उसमें भी इन्वेस्ट GPT के नाम से एक फर्जी पहल के लिए अपील की गई है। अब एक और डीप फेक
क्रिप्टीफ्लाई फ्लोज के नाम से आया है, जिसमें इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और निर्मला सीतारमण के साथ बताया जा रहा है कि एक सरकारी स्कीम में 1.9 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और इसे SBI, माइक्रोसॉफ्ट और IBM आदि से संबद्ध बताया जा रहा है। कुछ महीने पहले एक फेक वीडियो निर्मला सीतारमण का भी चलाया गया, जिसमें वो एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देती दिखाई दे रही हैं। देखते वो वीडियो एक बार फिर से। 2 months ago, a group of young entrepreneurs pitched me an idea, an AI popper trading assistant called InvestGPT. I'll admit I was skeptical, but within weeks of trying it, I was impressed. This tool doesn't just analyze data, it predicts market moves with insane precision. I've used dozens of platforms in my life, but nothing comes close. InvestGPT is fast, intuitive, and razor sharp. It's like having a top-tier analyst working for me 24/7. My returns? Let's just say they speak for themselves. Join now and experience the future of trading with InvestGPT. तो ये है फेक वीडियो जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से बनाया जा रहा है। तो डीप फेक का जाल और ज़्यादा फैल रहा है, लोगों से पैसे ऐंठने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तक के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई नामों से निकाली जा रही है स्कीम। गो इन्वेस्ट के नाम से भी डीप फेक किया गया। निर्मला सीतारमण के नाम का इस्तेमाल हुआ। गूगल इन्वेस्ट के नाम से एक और डीप फेक वीडियो बनाया गया। सुंदर पिचाई के नाम का भी इस्तेमाल हुआ। 21,000 रुपये के निवेश का झांसा, 10 लाख रुपए महीने के मुनाफे का झांसा। प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगा डाली। InvestGPT नाम की फर्जी योजना भी चलाई, इसमें भी वित्त मंत्री की तस्वीर। क्रिप्टीफ्लाई फ्लोज के नाम से एक और डीप फेक बना। नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकनी का नाम भी इसमें इस्तेमाल किया गया और बड़े बड़े पैसों का इसमें झांसा दिया गया। डीप फेक का जो फर्जीवाड़ा है वो कैसे बढ़ा है, कैसे होता है ये खेल? तो होता ये है कि क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग की मदद से फर्जी वीडियो बनाए जा रहे हैं, यानी कि किसी भी शख्स की क्लोनिंग करके बिल्कुल उसी शख्स का वीडियो बनाया गया। स्पीच की भी नकल की गई, वीडियो का इस्तेमाल हुआ। भावुक संदेशों की मदद ली जाती है। जानी मानी हस्तियाँ जो हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, उनके संदेश दिए जाते हैं और जाने पहचाने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। भरोसा, लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की जाती है। मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम भी इसमें किया जाता है। इस बारे में बात की है एथेनियन टेक के CEO कनिष्क गौड़ से हमारे सहयोगी ने। डीप फेक का खतरा भारत देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और एक इसका कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाना डीप फेक की क्रिएशन के लिए। हाल ही में हमने देखा कि निर्मला सीतारमण जी का डीप फेक काफी वायरल हो रहा है और पाया जा रहा है कि वो एक क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। अब एक आम नागरिक जब इस डीप फेक को देखता है तो भली भांति वह समझ नहीं पाता कि ये असल है या नकली है। तो इससे बचे कैसे? सबसे पहले आप देखिए कि कभी भी कोई डीप फेक आता है तो उसमें बहुत छोटे छोटे क्यूज होते हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। निर्मला सीतारमण जी की वीडियो में आप देखेंगे कि जो लिप सिंकिंग है और जो वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है उसमें फर्क है। लिप सिंकिंग बहुत तेज तरीके से है और जो वॉइस आ रही है वो पता लग रहा है कि मेकओवर की गई है। दूसरी चीज जो आप देखेंगे, जो आंखों की ब्लिंकिंग होती है, उससे भी देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये काफी तेज तरीके से हो रही है या स्लो तरीके से हो रही है और ये वीडियो के साथ सिंक हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा, जो उसके ऊपर क्यूज हैं, जो उस पर कॉन्टेंट प्ले हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टेंट जो है, इसकी जो अंग्रेजी है वो इस तरह से लिखी गई है कि पता लग रहा है कि ये किसी चीज को प्रमोट करने के लिए लिखी गई है और ये भली भांति एक साफ शब्दों में नहीं की गई है, एक मार्केटिंग की टैक्टिक्स है। तो जब भी आप इस तरह की वीडियो देखें और किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी या भारत के किसी नेता का या वरिष्ठ नागरिक का नाम देखें उसके साथ, तो भली भांति उसको पढ़ें, ध्यान से वीडियो को देखें और ऐसे किसी भी लुभाव में पड़े ना जिसमें आपका पैसा जा सकता है। सोशल मीडिया पे इस टाइप की वीडियोस काफी वायरल है, इसलिए सोशल मीडिया पे इस टाइप के लिंक को क्लिक करके पैसा ट्रांसफर ना करें। भारतीय
गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप देखिए अगर क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस टाइप की कोई स्कीम डाली है। अगर उस वेबसाइट पे ऐसी स्कीम नहीं है तो सोशल मीडिया पे चलने वाली जो स्कीम है ये फ्रॉड हो सकती है। आखिरी बात, इस तरह के लिंक का जो हेडर होता है उसको आप चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किसी भी सरकारी वेबसाइट से जुड़े हुए नहीं है, ये थर्ड पार्टी लिंक है। इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो हेडर हैं वो कहीं और के हैं और इनके नाम कुछ और हैं। जैसे इस वाले में आप देखेंगे तो हेडर फाइल किसी और नाम से है। तो इन सब चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो आप इस तरह के साइबर फ्रॉड जो डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं इनसे बच सकते हैं। किस तरह से आप डीप फेक से बच सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास पौधा लगाया है। तो आज पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस मौके पर इस दफ़ा काफ़ी ख़ास कार्यक्रम हुए, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया। प्रधानमंत्री ने एक पौधा लगाया है जिस पौधे का नाम है सिंदूर। वैसे चर्चा में ऑपरेशन सिंदूर भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा। अब जो पौधा प्रधानमंत्री ने लगाया है वो गुजरात की महिलाओं ने ही भेंट किया है। इसे ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अपने आवास पर पीएम ने ये सिंदूर का पौधा लगाया है। सिंदूर 2 रंग का होता है, लाल और नारंगी। उत्तर भारत, खास करके बिहार की महिलाएं नारंगी रंग का सिंदूर लगाती हैं। आधी आबादी का ये अनमोल गहना है। सिंदूर के पौधे की खासियत क्या है? सिंदूर का जो पौधा है उसका नाम है, बोटानिकल नाम जो है वो बिक्सा ओरलाना है। औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। फल और बीज से निकलती है ये लाल और नारंगी रंग। ये जो रंग है, अगर ये पौधे से ही ख़ास बनाया गया हो तो ये शुद्ध होता है और केमिकल मुक्त होता है। महाराष्ट्र, हिमाचल और यूपी में इस पौधे की खेती की जाती है। और अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार में पूजन किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुबह 11:25 से 11:40 तक चला, जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। और इसमें गर्भगृह के ऊपर यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार बनाया गया है, जिसमें राम, सीता, तीनों भाई, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी की मूर्तियां हैं। काशी के पुरोहित जयप्रकाश त्रिपाठी ने 101 पंडितों के साथ यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करवाई है। मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियों की आंखों पर बंधी पट्टियां खोली गईं, उन्हें आईना दिखाया गया। भगवान राम के साथ साथ चारों भाइयों के हाथों में धनुष हैं, जहाँ पे गर्भगृह में भगवान राम बालक के रूप में हैं, राम दरबार में वो राजा के रूप में विराजमान हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं अयोध्या के करण अर्जुन से। देखिए सिकता देव की ये रिपोर्ट। मेरे साथ अयोध्या के करण अर्जुन हैं। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि राम की भक्ति में करण अर्जुन क्या क्या करते हैं? राम की भक्ति में तो भक्ति ही होती है, और भक्ति के कहते हैं कि भगवान राम ने शबरी मैया से कहा था कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, और मानहु एक भक्ति कर नाता। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस प्रकार से 9 भक्ति है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन होकर के यानी 9 भक्ति के ये सूत्र हैं। इसमें एक भी अगर एक महु जनी महु कोई एक, राम जी कहते एक भी कोई पकड़ लेता है तो उसका जीवन भव्य हो जाता है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। भगवान राम ने गिद्ध को, सोचिए भारत के मर्यादा को भगवान राम ने जितना पुरुषोत्तम बनाया है, इसलिए महापुरुषोत्तम भगवान राम को कहा गया है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किल किलात उठता धाया, किल किलात उठता धाया, गिरत भूमि लटपटा।
फूटत भूमि लट पटाय धाय मातु गोद लेत धाय मातु गोद लेत दशरथ जी रनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ये थी अयोध्या से राम मंदिर की एक झलक और वहाँ पर पहुँच रहे हैं जो तमाम लोग और श्रद्धालु आएंगे उनकी बातचीत। आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं एक बहुत ही दर्दनाक हादसे की जो कल हुआ। बेंगलुरु में हुए हादसे के बाद पहली बार बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया से बातचीत हुई है हमारे संवाददाता रत्नदीप चौधरी की। एनडीटीवी इंडिया पे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिवली बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया। देवजीत जी, बेंगलुरु में जिस तरह से ये हादसा हुआ, सेलिब्रेशन का माहौल था, उससे अब मातम का माहौल हो गया है, किस तरह से देखती है बीसीसीआई? ये बहुत दुखजनक घटना हुआ है। आईपीएल का फाइनल परसों अहमदाबाद में इतना सुचारू रूप से हो गया। अब अगर देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो वर्ल्ड एक सिचुएशन का बाद आईपीएल बंद हो गया, उसका बाद दोबारा खोल गया इंस्टेड ऑफ सो मेनी, इतना प्रॉब्लम था बेसिकली वेदर एंड वार से। उसका बाद भी आईपीएल इतना सुंदर तरीक़ा से परसों ख़त्म हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सो एवरीबॉडी सब कुछ इतना जुबिलियन मूड पे था। लेकिन अचानक कल शाम को जो हादसा हुआ है ये बहुत दुखजनक हुआ है। सबसे ज़्यादा दुखजनक है कि जो आदमी क्रिकेट को प्यार करता है, क्रिकेट से लगाव है, क्रिकेट को रिलीजन है, ऐसा आदमी लोग को क्रिकेट के लिए जान देना पड़ा। ये बहुत दुखजनक हुआ है। बीसीसीआई पूरा जितना परिवार से आदमी का देहांत हो गया, हम उनका साथ आभार हूँ, उनका हम लोग का साथ हम लोग कॉन्डोलेंस हम लोग बोलते हैं। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि वी प्रे दैट जो लोग अभी तक घायल है वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले उन लोग को। और जो परिवार से आदमी गुजर गया है वो तो दुख उनका होगा, हम लोग का भी एक ही जैसा हम लोग का भी दुख है बीसीसीआई में। और बात करते हैं कि जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट हो और आईपीएल की बात करते हैं, बहुत भीड़ होती है, सेलिब्रेशन, लोगों का एक फ्रेंजी है और इंटरनेशनल मैचेस होते रहते हैं। तो क्या इस हादसे के बाद बीसीसीआई अपनी जो प्रोटोकॉल है, अपनी जो एसओपी है क्रिकेट टूर्नामेंट को लेके, इसको लेके फिर से रिव्यू कर रही है? देखिए, बीसीसीआई ने जब से इंडिया में पब्लिक का इतना क्रेज़ होने लग गया है क्रिकेट मैचेस में, अब जब 1983 वर्ल्ड कप जीता उसका बाद से इंडिया में क्रिकेट का पॉपुलरिटी इतना ज़्यादा हो गया, कहीं पर भी आप मैच लगा दो पूरा स्टेडियम भर जाता है, जो फुटबॉल या अन्य गेम में इतना नहीं है आज तक। लेकिन क्रिकेट में ऐसा माहौल बहुत अभी 30 साल हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है। तो हमारा जो बीसीसीआई जब मैच ऑर्गेनाइज करता है, ये सारे स्टेट एसोसिएशंस का थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं। वो बायलैटरल सीरीज हो, दो देश का बीच में हो सकता है, या आईसीसी का जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है वो होता है। सारे टूर्नामेंट जब होता है, बीसीसीआई अपना जो स्टेट एसोसिएशन होता है वो एफिलिएटेड बॉडी ऑफ बीसीसीआई, उनका ऊपर जिम्मेदारी थोप देता है। और बीसीसीआई का साथ एक एग्रीमेंट होता है, वेन्यू जो होस्टिंग एसोसिएशन है उनका वेन्यू एग्रीमेंट बोलता है। उस पर हम लोग कैसे सारे हॉस्पिटलिटी है, टिकट है, सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग द पब्लिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट। उसके लिए हम लोग एसोसिएशंस को बोलते हैं, इनका जिम्मेदारी है कि वो अपना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट और सबका साथ प्रॉपर वे पे मीटिंग करना है और ड्रिलिंग करना है, मॉक ट्रायल होता है, मॉक सारे चीज़ होता है जो प्रोटोकॉल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अंदर करना पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशन, कोई अचानक कुछ हो गया, कोई भूकंप आ गया या कोई क्राउड का स्टैम्पीड जैसा सिचुएशन हुआ, या एनीथिंग कैन हैपन इन ए प्लेस जहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख आदमी का जमा होता है। सो मेरे ख्याल से वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या बेंगलोर पुलिस हो या जो भी फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो भी अथॉरिटीज़ कर रहा है, उनमें शायद कोई तालमेल का कुछ अभाव हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या तालमेल का अभाव कारण था कल जो हादसा हुआ है बेंगलोर में? बेहद दर्दनाक हादसा था और इसके ऊपर अब राजनीति हो रही है, लेकिन इसकी असली कारण क्या थे, किसकी जिम्मेदारी थी, इस पर भी चर्चा हो रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं।